अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया जदून और प्रोग्राम रियासत और आवाम की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन डे 2 में भी आपके साथ मौजूद हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का आपका ईद का सेकंड डे बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। मिलना मिलाना आज भी चल रहा होगा, मज़े मज़े के खाने भी चल रहे होंगे और आज हमारे साथ मज़े मज़े के मेहमान भी हैं। उनसे पूछेंगे उनकी ईद का जो डे 2 है वो कैसा गुजरा है, क्योंकि अमूमन डे 2 पर या तो लोग ससुराल जाते हैं, महके जाते हैं, वहाँ का ज़रूर टूर होता है वहाँ का। तो आज जो हमारे साथ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं उनसे पूछेंगे कि वो अपना डे 2 कहाँ सेलिब्रेट करती हैं, क्योंकि बीइंग अ पॉलिटिशियन उनको आवाम के साथ भी सेलिब्रेट करनी है, फैमिली के साथ भी, और बीइंग अ मैरिड वुमेन फिर उन्होंने अपने घर भी जाना होता है। सो वो कैसे मैनेज करती है सब कुछ, और बीइंग अ जर्नलिस्ट जो हमारे साथ आज मौजूद होंगे उनसे पूछेंगे कि वो अपना ईद का डे कैसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सो नाज़रीन, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील वड़ाइच और सीनियर पॉलिटिशियन है, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, कंवल शौज़ब साहबा। बहुत शुक्रिया मैम, आज आपने हमें ईद के दूसरे दिन भी ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज का दिन ईद का कैसा गुजर रहा है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबको बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। और पहला दिन हो, दूसरा दिन हो या तीसरा दिन हो, ईद तो ईद होती है। ईद तो ईद होती है। मैं तो बचपन से ईद की बड़ी दीवानी हूँ और ईद बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करती हूँ, करवाती हूँ सबको। और जो आपने पहले सवालात पूछे वो अब चेंज हो गए हुए हैं, अब हम अपने घर में ही सबको बुला लेते हैं। अच्छा, और घर में सबको बुला लेती हैं? बाकी भी सारे बड़े खुश होते हैं कि उनको मैं घर पे नज़र आ रही होती हूँ, तो ये मेरे लिए एक ख़ास जुमला होता है कि कमाल हो गई, आज तो आप भी घर में मौजूद हैं। तो इसलिए उस कमाल वाले दिन, वो ईद वाला दिन जो होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि सारे मेरे पास ही आ जाएं और हम सारे मिलके जो है वो एक फेस्टिविटी को एंजॉय कर सके। एक दिन मेरे घर आ जाते हैं, एक दिन क्योंकि हमारी फैमिली और आप जाती हैं या मेरी जो इन-लॉज हैं वो सारे भी इधर ही रहते हैं, ऑलमोस्ट सारे पिंडी में ही हैं। ठीक है। तो किसी एक दिन वो बुलाते हैं जहाँ सब इकट्ठे हो जाते हैं। कोशिश ये करते हैं कि फैमिली के जितने लोग हैं ना वो सारे एक दिन किसी एक के घर इकट्ठे हों, वहीं मिलके एंजॉय करें, वहीं खाना वाना खाएं, वहीं सारा कुछ बने। कुछ हम कई दफ़ा ये करते हैं कि वन डिश बना के ले जाते हैं एक ही के घर में। कई दफ़ा ये भी बहुत मजे का कॉन्सेप्ट होता है, तमाम एक ही बंदा कर लेता है, तो डिपेंड करता है। लेकिन गर्मी बहुत है, गर्मी की वजह से थोड़े से जो है ना वो टाइमिंग्स का प्रॉब्लम हो गया और एंजॉयमेंट में ज़रा सी कमी आई हुई है। ठीक है, गर्मी की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा हल्का होते हैं। कुकिंग की तरफ भी आते हैं, उन सब चीज़ों पे भी जाते हैं। और आज चूँकि इस बार आप लोगों की ईद जो है वो ऑपोजिशन में रहकर हो रही है, सो वो कैसी हो रही है उस पर भी आएंगे। लेकिन अदील, आपने तो डे 1 जो है वो सो के गुजारा था, सो डे 2 पे आज काफ़ी एक्टिव लग रहे हैं। आपने बदनाम कर दिया, ऐसी बात नहीं है। और जब से मैं जर्नलिज्म में आया हूँ 12-13 साल से, ईद का दिन सो के गुजारना मुझे नहीं याद पड़ता कभी सो के गुजारा हो। ख़ास तौर पे जब रिपोर्टिंग करते थे तो सुबह ईद की नमाज और जो आम शख्सियात आती थी उनकी कवरेज करते थे। उसके बाद अब चूँकि प्रोग्राम्स वगैरह में बैठना पड़ता है तो ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं है, प्रोग्राम के लिए आना पड़ता है। फिर ईद का दिन जो है वो ईद की नमाज के बाद टेलीफोन्स का सिलसिला शुरू, मैसेजेस का रिप्लाई करना, अजीज़ रिश्तेदार घर आते हैं। और फिर जिस तरह आपने शुरू में कहा कि शादीशुदा बंदे को तो ससुराल जाना पड़ता है, तो आप जाते हैं? तो बिल्कुल गए। और कभी ऐसा हुआ हो कि आप ना गए और बेगम से आपकी लड़ाई हुई हो ईद वाले दिन? नहीं, हम या आपने कभी मिस करने का चांस ही नहीं? नहीं, मैं इसमें इंटरप्ट करूं। शादीशुदा बंदे जब ससुराल जाते हैं फिर उन्हें ईदियां भी मिलती हैं। ये बात ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। नहीं करेंगे फिर फिर शादीशुदा अफराद के लिए फिर अपने बच्चों के साथ उनको ईदी देना, तो ये फिर बिल्कुल नहीं, ज़ाहिर बच्चों को तो ईदी देनी है ना, बच्चों से तो नहीं लेनी। हाँ, अपने पेरेंट्स से आज भी लेते हैं, आज भी हमें ईदी मिलती है। खुद पेरेंट्स बन के भी आज हाँ, और अपने बच्चों को ईदी देते हैं, छोटे बहन भाइयों को ईदी देते हैं। और दूसरा दिन जो है वो भी मिलने मिलाने में गुजर जाता है, खाने और लोगों के आने जाने में। और दूसरा दिन वैसे आमतौर पे ससुराल का होता है। चलें, ये भी ठीक है। सो कमल, आपकी तरफ आऊँगी, ये बताइएगा कि अमूमन ख़वातीन के साथ ये लेबल अटैच है कि उन्होंने तो किचन में होना है। सो आप किचन में डे स्पेंड करती हैं ईद वाले दिन, या वही जो आप बता रही थी कि बस वन डिश वाला सीन कर लेते हैं? हाँ, पहले बहुत ज़्यादा किचन में हुआ करती थी, लेकिन अब ज़रा किचन से बहुत दूर हो गई हुई हूँ और अब अवाम के नज़दीक, अब अवाम के दिलों के करीब है, किचन से दूर है। लेकिन ये कि बड़ी ईद पे ना मेरा किचन ज़्यादा ओपन होता है, क्योंकि मैं ज़रा गोश्त खोर हूँ और गोश्त पकाने की भी शौकीन हूँ, मटन पकाने की और खाने की भी बहुत शौकीन हूँ। तो इसलिए बड़ी ईद पे मैं खुद डिलिबरेटली जाती हूँ किचन में।
छोटी ईद पे मैं अम्मी के हवाले कर देती हूँ, क्योंकि वो शीर खुरमा की बहुत एक्सपर्ट हैं और उनके बनाया हुआ शीर खुरमा सारे बहन भाई खाते हैं। मेरी मदर इन लॉ को भी बहुत शौक है, तो मिलजुल के ये सारे मैनेज कर लेते हैं। हम मेहमान ही होते हैं अपने घर में भी, लेकिन बड़ी ईद पे मैं कुकिंग बहुत ज़्यादा तो खुद शौक से करती हैं, तो हस्बैंड ने कभी ख्वाहिश गोश्त किया पकाना शौकीनी होती है, उस पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, किसी के हाथ में नहीं देती, वो मैं खुद पकाती अच्छा, हूँ। किसी और का पसंद भी नहीं आता? नहीं खाती तो मैं, जब नॉर्मली मुझे हर एक का पकाया हुआ पसंद आता है, किसी और ने पकाया और मुझे खाने को मिल जाए। लेकिन बड़ी ईद पे ये है कि तमाम करते हैं, बच्चों को भी बड़ी इंतजार ईद होता है। पर किचन की खुद मुख्तारी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। बड़ी ईद पर वो वाहिद टाइम होता है जब मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आज का दिन हमारी मामा हमें कुछ पका के खिलाएंगी, तो इसलिए मैं फिर कोशिश करती हूँ कि उस दिन जो गोश्त वाला मामला आता है वो मैं खुद ही देख लूँ। बाकी सारा टाइम जो है मैं बहुत खुशी खुशी जो मर्जी कोई पका के खिला दे मैं खा तो लेती सब पसंद भी, जो आप मटन वगैरह बनाते हैं, सब पसंद भी करते हैं, शौक से खाते हैं? काफ़ी पब्लिक में उसकी डिमांड है, इसलिए तो वो कभी एक दिन कप्तान को अपने आप ने खिलाया ये मटन बना कप्तान के को खुद? मैंने एक दफ़ा नहीं, उनको मैंने मटन नहीं खिलाया, उनको मैं हलीम वगैरह खिलाती रही हूँ और बहुत टाइम गुजर गया उस बात को भी। अच्छा। तो फिर बीच में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो फिर जाहिर है कोई चीज़ खाने वाली उधर जाती नहीं थी, लेकिन खान साहब ऐसे बहुत नॉर्मल आदमी है, वो जो उनको खाने को मिल जाए वो खा लेते हैं आराम से, बहुत सुकून से खा लेते अच्छा, हैं। कल ज़ुल्फिकार बुखारी साहब कहते हो बड़ा जल्दी जल्दी खाते हैं, तो ये बात ठीक उसकी है? रीज़न ये है कि वो जैसे ही खाना खाने बैठे, नॉर्मली हमने उनको देखा है, अब तो हमारे साथ भी वही कुछ हो रहा होता है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई सवाल पूछ रहा है, कोई पीछे खड़ा होकर तस्वीरें खिंचवा रहा है। तो अगर पहले कभी खान साहब हमें बाहर मिल जाया करते थे रेस्टोरेंट में, अक्सर इस्लामाबाद के कुसार मार्केट में उधर बैठे हुए होते थे, उनका खाना वैसे वो बड़ा प्रैक्टिस अब उनको होगी कि वो अपना खाना जारी रखते हैं, लोग आके तस्वीरें भी खिंचा रहे हैं, वो खड़े भी हो रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इसलिए वो खा लेते हैं जल्दी, क्योंकि फिर वो खा नहीं सकते तो ये जुल्फी साहब कल कंप्लेन कर रहे थे कि हम अभी मेन कोर्स पे होते हैं और वो मीठा खा के भी खत्म, टाटा बाय बाय। सो फिर आपको कभी ऐसा हुआ है कि नहीं यार मैं भी खाना खा रही हूँ? मैं एक्चुअली अपना आपको क्विकली बता दूं, मैं जब पढ़ रही थी ना और मैं अपने नाना के घर होती थी मुल्तान, तो वो बहुत जल्दी खाया करते थे। अच्छा। तो जेंटलमैन बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत कम टाइम होता था, मैं बहुत स्लो खाया करती थी, तो नॉर्मली सारे खा के उठ जाते थे, तो वो मेरा टाइम नोट कर रहे होते थे कि ये देखो स्टूडेंट है और ये इतनी देर लगाती है, आधा आधा घंटा खा रही होती है। अब वो कई बात ऐसी प्रूव होगी जो आप खान साहब की बात करें, अब हम किसी भी फंक्शन में जाएं या कुछ होना, हम फोकस्ड होते हैं कि पहले 5 मिनट में खाना ख़त्म कर लो, उसके बाद आप खा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ जब से मोबाइल पे सेल्फी वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ है, तो आप चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे आप बैठे हुए हैं, तस्वीरें खिंच रही होती हैं, कभी मुंह खुला हुआ है, कभी बंद है, तो कोशिश ये होती है जल्दी जल्दी खा के ख़त्म करें और जो काम करने आए वो आपने अपने स्टूडेंट लाइफ की बात की, तो पॉलिटिक्स में आप स्टूडेंट लाइफ से ही आ चुकी थी, अपने पॉलिटिक्स में आने के हवाले से नाजरीन को बताइएगा। देखिए, तकरीबन 15 साल की उम्र में मैं पहले तो करी थी शौकत खानम के लिए, जो खान साहब के जो बच्चे टाइगर्स नहीं हुआ करते थे जिन्होंने सारी वो टिकटें इकट्ठी करनी और फंड्स इकट्ठे करने, मैं भी उनमें शामिल थी। तो जिस वक्त ये बनी है पीटीआई, उस वक्त मैंने जाके एक पर्ची पे अपना नाम एंटर कराया, तो बड़ा मजाक उड़ा भावलपुर में। तो स्कूल लाइफ से ही? मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर में थी, ओह, तो भावलपुर में तो कोई वैसे ही नाम लेने वाला नहीं था, सारे मेरा बड़ा मजाक, किसी ने सीरियस कभी लिया ही नहीं। मुझे भी नहीं वैसे पता था कि मैं इतनी आगे ज़िंदगी में जाके सियासत में, मैं हमेशा कहती थी कि मैंने डॉक्टर बनना है, बल्कि मैंने रिसर्च करनी है, मैं कैंसर का इलाज ढूंढूंगी। मुझे इतना ज़्यादा इंस्पिरेशन थी कि खान साहब जो है वो अच्छा, आपको डॉक्टर बनने का शौक था? डॉक्टर बनने का जुनून था। अच्छा। और वो क्योंकि वो हॉस्पिटल बन रहा था, तो मेरे जहन में ये था कि मैं कैंसर की कोई स्पेशलिस्ट बनूंगी या कैंसर का कोई इलाज ढूंढूंगी, हमेशा ये कहती थी। खैर वो एफएससी में उस तरीके से हो नहीं सका, और फिर मैं दूसरी तरफ आ गई, मैंने मैथमेटिक्स वगैरह रख ली, मैंने भी हर सब्जेक्ट पढ़ा है, फिर पॉलिटिक्स भी पढ़ी। खैर मेरी फिर शादी जल्दी हो गई थी बच्चों के साथ, फिर मैंने अपनी पढ़ाई आगे जारी रखी यूनिवर्सिटी। पॉलिटिक्स में किस तरह से पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हुआ? बीच में थोड़ा सा इनएक्टिव, क्योंकि पार्टी का उतना था नहीं, कराची जाके फिर एक्टिव हुई, तकरीबन 2005-6 की बात है। फिर 2009 में मैं वापस आ गई इस्लामाबाद, और हस्बैंड ने सपोर्ट किया? उस वक्त किसी को पता ही नहीं था मैं अंडर कवर जाया करती थी। ओके। वो सारे पहले मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे कि इसकी पार्टी में एक ये और एक इमरान खान है और कोई नहीं है। अच्छा, ये क्यों तासुर था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले जब ये स्टार्ट हो रहा था? आई थिंक लोग सीरियस नहीं लेते थे, और मैं उस टाइम पे, वो गवाह है मेरा हस्बैंड इस बात के, मैं उनको कहती थी कि इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनना है, तो सारे मजाक उड़ाते थे कहते थे हाँ अच्छा हाँ, आप वो वज़ीर आज़म बनेंगे तो आप उनकी नाइब कुछ बन जाइएगा। और लोग किसी नई ताकत को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी नहीं होते, और अब इमरान खान एक रियलिटी ज़ाहिर बन चुके हैं। जिस वक्त बने तब भी लोगों को यकीन शायद नहीं आ रहा था, और हम पहले दिन से कहते थे कि नहीं वज़ीर आज़म बनेंगे इमरान खान। 2010 में मैंने जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की दोबारा,
नमल में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मैं ISF में गई, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन। जी बिल्कुल। और वहाँ से मेरा बाकायदा जो है ओहदेदार होने का पार्टी का सफ़र, वो भी अंडर कवर था, यूनिवर्सिटी में तो इजाज़त थी नहीं, लेकिन उस वक्त खान साहब के 50 के 70 100 200 वाले छोटे छोटे वो हुआ करते थे, कोई ना कोई इजलास हो रहे होते थे, कॉर्नर मीटिंग्स। तो हमने छुप छुप के अपनी, मेरे पास गाड़ी थी, उसमें मैंने 5-10 लोगों को डालना और हमने वहाँ ड्रॉप करके आना कि मैं नज़र ना आ जाऊँ। मैं टीवी से इतना भागती थी कि मेरे घर वालों को ना पता लग जाए कि ये अंडर कवर पार्टी के लिए काम कर रही है। पॉलिटिक्स में भी जा रही है। और एक दफ़ा हुआ इस तरह से कि जिस वक्त जा रही थी साउथ वज़ीरिस्तान की रैली जा रही थी, तो मैं उस वक्त अपने पुराने PTI के ऑफिस में खड़ी थी और वहाँ हमारा एक इंटरव्यू हुआ और उसमें मैं सामने आके बात कर दी। और उस दिन तो फिर आग लग गई, कभी मेरे मामू का फ़ोन आए, कभी मेरे चचा का फ़ोन अम्मी को आए कि ये किधर जा रही है, ये कहाँ से आ रही है। तो खैर फिर मेरे हस्बैंड ने उस वक्त मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कहा जी उन्होंने कहा ये फिर उधर ही करेगी सियासत, ये हमारे नाम से कभी सियासत नहीं होगी। सो इसलिए आज तक किसी को ये मालूम ही नहीं था कि कमल शौज़ब की फ़ैमिली कौन सी है। मैंने सिर्फ अपनी आइडेंटिटी के साथ अपनी पार्टी में अपनी जगह बनाई है। तो आप एक अच्छी सियासतदान हैं, एक अच्छी बीवी हैं या एक अच्छी माँ हैं? मैं सिर्फ एक बात कंप्लीट कर लूँ कि मेरी फैमिली का सियासी फैमिली के साथ बहुत ताल्लुक़ रहा है, इन्फ्लुएंस भी रहा है। तो अगर मैं वहाँ वो चैनल यूज़ करती तो शायद मुझे इतनी लंबा स्ट्रगल ना करना पड़ता। लेकिन मुझे इस बात पे बहुत फ़ख्र है कि जो भी मैंने अचीव किया अपनी लाइफ में इन पॉलिटिक्स और PTI, वो सिर्फ कमल शौज़ब था, कोई और उसके आगे लेफ्ट राइट कोई आइडेंटिटी किसी को नहीं पता था। जिस दिन मैंने MNA का हल्फ उठाया उसके बाद लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि मेरी कोई फैमिली है और उसमें भी कोई उनके लिंकेजेस भी हैं या वो सियासतदानों से काफ़ी क्लोज हैं, पीपल्स पार्टी के साथ पहले से इतना स्ट्रगल कर रही हैं। जी हाँ, और उनको भी बाद में, मेरे फैमिली वालों को भी, तभी उन्होंने मुझे पहली दफ़ा सीरियस लिया कि अच्छा ये वाकई सियासत में MNA बन चुकी हैं। बाकी जहाँ अच्छी की है वो तो अब जाहिर है, वो बच्चे तो हमेशा गिलाई करते रहे। बड़ा बेटा मेरा भी यूनिवर्सिटी पढ़ने चला गया है और वो हमेशा मुझे कहता था कि जब मैं बाहर से आती थी ना तो कहता था कब खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे और कब हमारी मामा घर वापस आएंगी। तो जिस दिन वो वज़ीर आज़म बने तो मुझे कहते हैं अब तो आप हमेशा हमेशा के लिए बाहर ही जाने लगी है, बस अब तो हम छोड़ ही देना कि आप कभी हमारे पास भी टाइम उसके बाद आप ज़्यादा एक्टिव हो गई होंगी, तो अब आपको लगता है कि इमरान खान साहब दोबारा भी वज़ीर आज़म इंशाल्लाह जी बिल्कुल बनेंगे और अवाम की ताकत से बने थे और अब उस अवाम के समंदर में मज़ीद ऐड ऑन हो गए हैं। और ये आज मैं एक और इंकशाफ भी कर दूँ, लोगों को शायद पता नहीं है, जिस वक्त मैं सियासत में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी उस वक्त मेरा एक बच्चा 2 क्लास में था और एक प्रेप में था। अभी एक बच्चा यूनिवर्सिटी में और एक A लेवल्स, दोनों वोटर हैं और दोनों इमरान खान के वोटर हैं। तो इस टाइम में ये मजीद लोग भी शामिल हो गए। अगर मेरे घर से 5 वोट, पहले 2 वोट जाते थे तो अब 5 जाएंगे और मेरे अपनी फैमिली के वोट होंगे। सो इस दफ़ा इमरान खान को कोई ज़्यादा दुनिया की वोट और ताकत नहीं यंगस्टर्स के रोक वोट सकती। भी मिलेंगे। और यहीं पर अदील, यंगस्टर्स के वोट के साथ जो इंटरनेट वोटिंग का तमाम मामला चल रहा था, आप उसको कहाँ तक देखते हैं? देखिए, मैं एक जिस तरह कमल साहब ने बात की, कुछ अदाद शुमार मैं शेयर करना चाहता हूँ कि 2018 के इलेक्शन के बाद तकरीबन 4 करोड़ नया वोटर जो है वो सिस्टम में ऐड हुआ है। ये सारे यंगस्टर्स हैं, सारी यूथ है। और यूथ पे जितनी वर्किंग मेरा ख्याल खान साहब ने की है इतनी शायद किसी और जमात ने नहीं की। यूथ के बहुत सारे बड़ा एक सेगमेंट जो है वो दूसरी जमातों के साथ भी है, लेकिन यंगस्टर्स जो हैं, ये क्या वजह, आप क्या समझती हैं, क्यों खान साहब के साथ एक ये परसेप्शन क्यों है ज़्यादा? देखिए अदील, जब हम लोग छोटे थे ना तो कोई हमारा उस वक्त भी, मैं तो अब क्या उस बात पे कहूँ, नवाज शरीफ और बेनज़ीर साहिबा की उस वक्त भी आपस की वो आँख मचोली चल रही होती थी। इन्होंने कभी किसी नौजवान को कभी मुखातिब नहीं किया था। ये कभी पाकिस्तान की यूथ को इनकरेज नहीं करते थे कि वो सियासत में है। ये अपने ही ख़ानदान की यूथ को कहते हैं बस वही आ जाए और वो अपने ख़ानदान का बच्चा भी जो है वो भी आके हुक्मरान बन जाए, लेकिन पाकिस्तान की यूथ को कोई रास्ता नहीं देते थे। और मेरे जैसा जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं या जो मेरे पेरेंट्स का, मेरे फादर का बैकग्राउंड था, वो आर्मी से ताल्लुक़ रखते थे, हमारे यहाँ तो ये वो नो गो एरिया था सियासत। कोई समझ भी नहीं सकता था। इवन मैं अभी जब इलेक्शन नहीं हुए थे, मेरे वालिद साहब का इलेक्शन होने से कुछ 6 महीने पहले इंतकाल हुआ, उससे कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा कि तुम किस काम में पड़ गई हो, ये तुम सियासत में क्यों, हमारे घरों में कौन सियासत में जाता है। तो मैंने कहा अबू फिर और कौन करेगा, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या बाहर से कोई लोग आएंगे, और कौन इमरान खान के हाथ मजबूत करेगा। तो इमरान खान से उनका बहुत इश्क था, बहुत शदीद। तो उन्होंने कहा ठीक है, उसी बेस पे उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। मगर बात ये है जो अदील ने बात पूछी है, देखिए हमारे जैसे लोगों का किसी और पार्टी में क्या स्कोप था, कोई स्कोप नहीं था। कभी वो हमें जगह देने को तैयार ही नहीं थे। हमारा प्रेशर की वजह से इन्होंने यूथ की अपनी वापस यूथ को एंगेज करना शुरू किया और यूथ के प्रोग्राम शुरू कर दिए। कभी उनको लैपटॉप से
रिश्वत देने की कोशिश की, कभी कुछ और, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों मकबूल है? जब सच आप बोलो ना, ये बड़े मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में शादी के बाद पढ़ती रही हूँ, 2 बच्चों की माँ होने के बाद पढ़ती रही हूँ, बहुत साफ दिल के लोग होते हैं, उनके अंदर कोई उस तरह का ना वो गिलाफ नहीं चढ़े हुए होते। सच्चाई उनको अट्रैक्ट करती है, इवन छोटे बच्चों को भी सच्चाई अट्रैक्ट करती है। और खान साहब ने जो पूरे हजूम को एक कौम बनाया है ना, जो उनका मैसेज है वो इतना पावरफुल है, वो तरबियत करते हैं। आपने गौर किया होगा उनकी हर इवन एज प्राइम मिनिस्टर हर स्पीच में वो अपने नौजवानों को मुखातिब कर रहे हैं और उनको तालीम दे रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से। और वो आप देखें, लोग मजाक उड़ाते हैं कि जी बार बार वही स्पीच कर रहे हैं। आपने गौर किया है कि उस स्पीच का कितना इम्पैक्ट है? ठीक है। और लोग उनको सुन रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और मारिया करते हैं ना सिर्फ यूथ, हमारे दौर में हमें सब कहते थे कि ये तो वो इमरान खान का वो फैन क्लब था जो उनको क्रिकेट खेलता देखते थे, वाकई ऐसे ही है, तो इसलिए उधर आ गए। अब मेरा जो सबसे छोटा बेटा है वो 7 ईयर्स का है, उसने खान साहब को कभी क्रिकेट खेलते नहीं देखा। वो क्रिकेट, वैसे भी क्रिकेट से ज़्यादा फुटबॉल के शौकीन है बच्चे, लेकिन यकीन माने उसके साथ जितने बच्चों को मैं देखती हूँ, जो आसपास के बच्चे, वो 5 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 6 साल का है, वो इमरान खान का उस तरह दीवाना है जैसे कभी हम हुआ करते थे। सो ये तीसरी चौथी नस्ल तक ये इम्पैक्ट बहुत हाई लेवल पे ट्रांसफर हुआ है। और खान साहब के अंदर एक ऐसी कोई कशिश है जो छोटे बड़े बच्चे नौजवान सब उनकी तरफ खिंचते हैं, बिल्कुल उनके मैसेज की तरफ खिंचते हैं। सो ये तो यंगस्टर्स की स्टोरी थी ना। अब खवातीन का कितना रोल होता है सियासत में, और चूंकि कंवल साहिबा शोबा खवातीन की पार्टी सदर भी हैं, तो उनसे पूछेंगे कि खवातीन की सियासत में कितनी स्पेस है। ब्रेक के बाद नाज़रीन, सो साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप सबको छोटी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जो गेस्ट मौजूद हैं, बहुत मज़े मज़े की उनसे बातें हो रही हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कामिल चौज़ब साहिबा और रदील वड़ाइट साहब भी हमारे साथ है। मज़े मज़े की बातें चल रही थी। ब्रेक में जाने से पहले कमल, आप बात करी थी कि अब 3-4 जनरेशन्स आ चुकी हैं जो इमरान खान की सपोर्टर हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर आप क्या समझती हैं, ख़वातीन कितनी मुतहरक है? चूँकि आप शुबे ख़वातीन की पार्टी हेड भी हैं, एज सदर भी उसको लीड भी कर रही हैं, तो क्या समझती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कितनी ख़वातीन एक्टिव हैं, कितनी मज़ीद स्पेस है उनके लिए अपने आप को पॉलिटिकली दिखाने के लिए? मारिया, वैसे पाकिस्तान की ओवरऑल जो सियासत है उसमें ख़वातीन के लिए स्पेस कम है। और इसका हमारी जो ना सिर्फ ये कि पॉलिटिकल कल्चर, हमारा जो नॉर्मली जो कल्चर है मुख्तलिफ इलाकों का, उससे बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। देखें, ये एक डिक्टेटर ने रिज़र्व सीट स्टार्ट की थी तो कम से कम ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन हो गई असम्बली में, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे मेल कोलीग्स हैं जो इस रिज़र्व सीट की जो एक वो लेबलिंग है ना, वो बहुत बुरे तरीके से करते हैं और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी या रिस्पेक्ट उस तरीके से नहीं होती। ये मैं कन्फेस कर रही हूँ इधर बैठे हुए कि रिज़र्व सीट का जो लेबल है उसको बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन दी जाती है। और रिज़र्व सीट वालियाँ जो है ना, वो एक इतनी बड़ी इंसल्ट है कि आप, ये अदील ने पूछा कि आप कब से आई सियासत में, क्या क्या कुर्बानियाँ दी, मैंने अपने बच्चों का टाइम कितना जो है वो कंज्यूम किया, अपनी लाइफ का जो बिल्कुल प्राइम टाइम होता है ना, बचपन से जवानी और फिर जो बिल्कुल पीक टाइम है, वो सारा मैंने सियासत को दिया। वो मैंने पूरा टाइम सड़कों पे गुजारा है। बट नोबडी विल नोज दोज स्ट्रगल। लेकिन जब आप रिजर्व सीट पे एमएनए बन के आ जाएं या कुछ भी बन के एमपीए बन के आ जाए ना, तो वो रिजर्व सीट वाली का मतलब होता है कि किसी की पर्ची पे आ गई, वही ना, और उसकी बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन है जो मैंने जाते ही फेस की, तो मुझे बहुत दुख होता था। क्योंकि देखें, हम लोग वो लोग हैं जो चाहते हैं कि इलेक्शन लड़ें, लेकिन इलेक्शन में भी हमें स्पेस नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पॉलिटिक्स करने वाले सियासतदान हैं और कई हमारे कोलीग्स हैं, वो कभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी किसी खातून के लिए नहीं छोड़ना चाहते। ऐसा ही है। अब उसके लिए या तो आप किसी बहुत बड़े सियासतदान की बेटी हो, अब आई हमारे साथ, या बहुत बड़े सियासतदान की बीवी हो। अगर वो सियासतदान पे पाबंदी लग गई, जैसे दानियाल अजीज़ साहब हैं तो उनकी वाइफ आ गई उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट होके, या जैसे जो बहुत डस्का का इलेक्शन हुआ था, वो हमारी कुलीग हैं, उनके वालिद साहब जो हैं उनकी इंतकाल हुआ तो वो बेटी उनकी आ गई। सो इलेक्शन लड़ने के लिए तो वो नस्ल दर नस्ल आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए। फिर जिस वक्त टिकट्स आप मांगो तो पार्टी भी ये देखती है कि विनिंग कैंडिडेट कौन है।
सो ऑब्वियसली अगर पहले से कोई खातून वहाँ में मौजूद ही नहीं है तो ख़वातीन को ज़रा फिर उस हिसाब से मार्जिन कम मिलता है। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके 2017 का जब एक्ट बना था तो तमाम पार्टीज़ ने डिसाइड किया था कि 5% मिनिमम एलोकेशन होनी चाहिए सीट्स की इलेक्शन लड़ने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली वो सीट्स आपको वो वाली मिल जाती हैं जिस पे आपने या तो हारना होता है या वो बहुत दूर की सीट्स होती हैं। बट अब इस दफ़ा पार्टी जो है वो उसको सीरियसली कंसिडर कर रही है और जब से मैं प्रेसिडेंट बनी हूँ पूरे पाकिस्तान की वुमेन विंग की तो मेरे पास ये असाइनमेंट भी है कि उन खवातीन का नाम रखा जाए अलग से जो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहती हैं। बिल्कुल। कमल ये बताइएगा कि मखसूस नशिस्तों पर आने वाली खवातीन जो हैं, क्योंकि और जो अकलियती अरकान हैं, ये कहा जाता है कि ये तो पार्टी की अमानत होता है, पार्टी ओब्लाइज भी करती है लोगों को टिकट देके, बहुत से लोगों की कुर्बानियाँ होती हैं पार्टी के लिए, बहुत से लोगों की नहीं भी होती, लेकिन एक एफिलिएशन चली आ रही होती है। लेकिन ये जो ज़मीर जागे हैं इनमें मखसूस नशिस्तों वाले लोग भी हैं, उनके ज़मीर कैसे जागे जबकि उनको तो पार्टी ने टिकट दिया था और वो पार्टी अगर उनको ना मखसूस नशिस्तों पर लेकर आती तो वो तो कभी भी पार्लियामान में नहीं आ सकते थे। अदील ये इतना मुश्किल और इतना चुभता हुआ सवाल है कि मैं आपको इसका क्या बताऊं। इसकी इतनी हीट हमने महसूस की है और इसकी वजह से जो हमारी लेबलिंग या ख़वातीन में जो को लाने का जो एक प्रोसेस है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। अब होगा ये कि जो एक डाई हार्ड वर्कर है अगर वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है तो 10 दफ़ा पार्टी सोचेगी उसको टिकट देने से पहले, क्योंकि जब इस तरह के लोग बिकते हैं जाके और पैसे के बुनियाद पर उनके ज़मीर जागते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्लस माइनसेस देखने पड़ेंगे नेक्स्ट टाइम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है मारिया, जिस तरह कमल शोजब साहिबा ये बता रही हैं, इसके बाद तो पार्टीज ये सोचा करेंगी कि अपनी फैमिली के लोगों को टिकट दो, क्योंकि कल को इस तरह का क्राइसिस पैदा होता है, कम से कम इन लोगों को हम एंगेज तो कर सकते हैं, इन लोगों को रोक तो सकेंगे। हम ये एक आम आदमी को टिकट दे रहे हैं, एक आम खातून को टिकट दे रहे हैं, तो ये कल को जाकर किसी का ज़मीर जाग गया। लिए मैं इधर मैं ऐसी मारिया मैं आपको बताऊं, करोड़ों मिलने पे कहती है हम टर्की में जाके सेट हो जाएंगे, तो ये अफसोस मैं आपको बताऊं। देखिए पहले ये वाकया हुआ केपी में जब खान साहब ने अपने 20 सिटिंग एमपीएस निकाल दिए। अब इलेक्टेबल्स ने ये हरकत की और आपके रिजर्व सीट्स में और माइनॉरिटी से की। माइनॉरिटी वाले तो वो शख्स हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा था, लेकिन वो ज़मीर पता नहीं उनका किस खुशी में, उनका वैसे भी बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव जागा हुआ ज़मीर था। बट आपने जो बात की ना, ये डिस्कशन हुई, ये किसी एक हलके में ये बात हुई कि इसीलिए तो हम रिज़र्व सीट्स पे अपनी घर की ख़वातीन लाते हैं। अब आप ये देखें, खान साहब की लोग बातें करते हैं, मैं उनकी यहाँ बैठ के, उन्होंने उनकी 4 बहनें हैं, उनकी भांजियाँ हैं, उनके भांजे हैं, उनके भतीजे भतीजियाँ हैं, कोई एक भी वो ना रिज़र्व सीट पे लेकर आए ना वैसे लेकर आए, ला सकते थे ना। और अगर उनकी चारों बहनें मेंबर नेशनल असेंबली होती या सेनेट में बैठी होती, किसी की मजाल थी कि वहाँ से कोई वहाँ से लेफ्ट राइट हो सकता था क्या? उनकी भांजियाँ सारी पढ़ी लिखी खवातीन हैं, आप चेक तो करें उनकी बहनों के प्रोफाइल्स क्या हैं, उनकी भांजियों के, उनकी बेटियों के प्रोफाइल्स क्या हैं, वो किसी से कम तो नहीं है ना। उनको वो पार्टी में एंटर होने देते हैं ना, उन्होंने हमें अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है कि पार्टी को हमने आगे लेके जाना है, हमें वो ये इज्जत देते हैं। लेकिन उसके बाद जो आपने सवाल किया है कि ये सारे वाक़ये के बाद करने वाली काम क्या था, अदालत से हमें ये उम्मीद थी, सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद थी कि 63A जब वो लगाएंगे और उसकी सही इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हमारे लिए रास्ते खुलेंगे। वो तो भी चल रहा है, अभी तो मुझे आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से ये अफसोसनाक अपना अफसोस जाहिर करना पड़ा है कि वो ना करके उन्होंने खवातीन के लिए सियासत में स्पेस कम करने की, अभी इस पे तो फैसला आया ही नहीं। लेकिन टाइम निकल गया ना। चलें जो आप वो लकीर सांप निकल जाए बाद में हम लकीर पीटते रहे तो उसका क्या फायदा? हर तरफ से लकीरें पीटने का टाइम आपका जो टाइम हुकूमत में गुजरा, क्या समझती हैं आपकी पार्टी ने और इमरान खान साहब ने कौन सी ऐसी अच्छी चीज़ें जो आप लोगों ने परफॉर्म किए जिस पे आपको लाइक एक प्राउड भी होता है, और वो कौन सी खामियाँ हैं, कौन से काम ऐसे रह गए जो आपको लगता है कि ये हमें उस टाइम में कर लेने चाहिए थे? देखिए जी, हमने काफ़ी सारी लेजिस्लेशन की और ख़वातीन के हिसाब से जो एंटी रेप लॉ था वो आपको पता है उस पर बड़ी डिस्कशन हुई, उस पर बहुत काम भी हुआ, वो एक्टिवली डिस्कस हुआ पहली दफ़ा, और आपके प्रोग्राम्स में भी बहुत ओपनली डिस्कस हुआ जिसको लोग पहले डिस्कस शायद नहीं करते थे। और उस पर हमारी लॉ मिनिस्ट्री में रहते हुए मलिका बुखारी ने काफ़ी उस पर काम किया। उसके बाद हेल्थ सेक्टर पे बहुत काम हुआ। कोरोना का पूरा क्राइसिस जो था, पूरी दुनिया ने, WHO ने उसकी गवाही दी कि पाकिस्तान ने उसको बहुत मैनेज किया। NCOC अब डिज़ोल्व की गई और अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना के केसेस जिस तरह पाकिस्तान में नीचे आए, हालांकि 22 करोड़ की आबादी थी और बड़ी डिफरेंट किस्म की आबादी है। हमारे जो इलाके रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर 2 घरों में 20-20 लोग रहते हैं और हमें यही तकलीफ थी, यही परेशानी थी कि इन लोगों का एक तो रोज़गार बंद नहीं किया गया,
तो बतौर यानी हुकूमत में रहते हुए बहुत अच्छे काम हुए, सास प्रोग्राम हुआ, हेल्थ कार्ड जो था वो बहुत बड़ी रेवोल्यूशन थी। ठीक है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि उसको रोका जा रहा है। वो गरीब की एक सदा थी, वो पॉवर्टी से बाहर निकलने का एक बहुत बेहतरीन तरीक़ेकार था, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह खान साहब जब वापस आएंगे तो हम उसको और बड़े तरीके से चलाएंगे। केपी में अभी तक वो चल रहा है। ब्रेक पे नहीं जा रही। नहीं, मैं गलतियां भी जानना चाहती कि ऐसी कौन सी गलतियां जो आपको लगता है कि हमें वो कर लेनी चाहिए थी, हम नहीं कर सके। गलतियाँ ये है कि कुछ लोग हमने गलत सेलेक्ट किए, अपने साथ गलत लोगों को बिठाया, इलेक्टेबल्स खास तौर पे। अब खान साहब ने भी उस बात का कहा है और उसका इदराक करने का भी टाइम है कि उनको हम करेक्ट करेंगे। अपने वर्कर को सबसे पहले प्रेफर करना चाहिए। कुछ भी हो जाए ना, वर्कर आपके साथ खड़ा रहता है। ये इलेक्टेबल्स की सियासत ने पूरे पाकिस्तान की सियासत को देखे किस दहाने पे ला खड़ा किया है। तो ये 25, 30 या 40 का जो चिड़ियों का चंबा है, ये कभी उड़ के एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ, इसका ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ये अब इंशाल्लाह वंस एंड फॉर एवर इनको ख़त्म किया जाएगा। लेकिन ये कि एक पॉलिटिकल जो कल्चर इस चिड़ियों के चंबे ने इंट्रोड्यूस कराया है, एटलीस्ट एक्सपोज हुआ ये बहुत अच्छे तरीके से। उसने सियासतदानों को बहुत ज़्यादा आवाम की नज़र में वो नीचे लेकर आए हैं। बिल्कुल। तो मैं ये समझती हूँ कि रिस्पेक्ट जो एक सियासतदान की होनी चाहिए, एक पॉलिटिशियन की होनी चाहिए, वो अभी तक मिलती नहीं है। और एक रिजर्व सीट की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन जो ख़वातीन आती हैं वो अपने घरों को छोड़ के आती हैं। हाँ, इनकलाब की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह करे कि ये खूनी इनकलाब ना हो, ये पीसफुल इनकलाब। इंशाल्लाह। दिल, आप कुछ कह रहे थे, फिर हम मैं ब्रेक पे भी ये जाएंगे। सवाल ये करना चाह रहा था, बेशक आप ब्रेक से वापस आकर इसका जवाब दीजिएगा, कि जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अचानक से वो कामयाब हो गई और उसके बाद अली मोहम्मद का खिताब हुआ, वो तवक्को नहीं कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी। अली मोहम्मद जो हैं वो खुद बैठे रहे। ये भी बताइएगा कि या उनको हिदायत थी पार्टी की जानिब से, और जिस अंदाज में उन्होंने फिर स्पीच की, उसके बाद जब आप लोग ऐवान से निकल के गए उस वक्त क्या लोगों के तासुरात थे, ये आप जरूर बताइए। और उस टाइम पर खवातीन जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो क्या सोच रही थी, उनकी क्या फीलिंग्स थी, और ब्रेक के बाद नाज़रीन इस पर बात करेंगे, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और मज़े मज़े की बातें जारी हैं। और अब ब्रेक हो जाने से पहले कमल साहिबा से पूछ रहे थे, अदील ने भी पूछा कि जब तहरीक अदम एतमाद का पूरा प्रोसेस चल रहा था और लोग कौमी असम्बली में मौजूद थे, तो उस वक्त क्या तासुरात थे आप लोगों के? कुछ एक्सपेक्टेशन थी क्या होने वाली हैं, क्या होने वाला है, क्या नहीं? और जो अली मोहम्मद खान साहब वहाँ रुके, वो अपनी मर्जी से रुके थे? देखिए मारिया, हम लोग जब अंदर मौजूद थे ना, तो हम बड़े रिलैक्स थे, हम तो सुकून से बैठे हुए थे, और हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने जा रहा है। हमें ये कंफर्मेशन थी कि कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि जो असम्बली के रूल्स हैं और जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, तो हम वो सारा कुछ आईनी था जिस तरह चल रहा था। लेकिन जिस वक्त हमने टीवी पे ही अंदर देखा कि प्रिजन वैन्स आ रही हैं और अदालत खुल गई है, डर तो नहीं लगा। हमने अपनी बाकी कोलीग्स को भी कहा कि जरा तैयारी पकड़ लो। मैंने हील पहनी हुई थी, तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को कहा, वो वहीं नज़दीक रहती है पार्लियामेंट लॉजेस में, कहा जाओ जाके 1-2 चप्पलें उठा लाओ, कोई लॉन के नॉर्मल जोड़े उठा लाओ, तो हो सकता है हमारी शायद हमें बंद किया जाए या कुछ हो। लेकिन एक सारे पूछ रहे थे कि हमने किया क्या है जो हमें अंदर बंद करें। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा जी, कई दफ़ा होता है सियासत में ले जाती है पुलिस भी, बंद भी करते हैं। मैंने उनको तसल्ली भी दी, मैं कहा मैं अडयाला जेल कुछ दिन पहले देख कर आई थी, मुझे एक तकरीब में बुलाया था। ख़वातीन प्रिजन जो वहाँ पर प्रिजनर्स हैं उनके साथ मैंने एक तकरीब में टाइम गुजारा, तो अंदर से बिल्कुल साफ सुथरा है। जितना मरियम नवाज ने बदनाम किया वैसा नहीं, और फयाजुल हसन चौहान के आने के बाद उसने काफ़ी बेहतरी की है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अच्छा। कुछ हो रही थी, घबरा रही थी कि क्या हो रहा है। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग आके असम्बली हॉल में बैठे हैं। थोड़ी देर बाद मैंने देखा अंदर से निकल के आए हैं खटक साहब, आए हैं आमिर डोगर साहब थे, और शीरी मज़ारी साहिबा थी, और उन्होंने हमें कहा कि बस अभी स्पीकर साहब कुछ अनाउंस करेंगे और आप लोगों ने यहाँ से बस बाहर निकल जाना है। अब हमें नहीं पता था कि स्पीकर साहब क्या अनाउंस करने लगे हैं। स्पीकर साहब ने उस वक्त मुरासला दिखाया और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया। तो उसी वक्त हमें उन्होंने कहा कि अब आप लोग यहाँ से बाहर अनएक्सपेक्टेड था, वो सब अनएक्सपेक्टेड था। फिर उन्होंने कहा अब आप बाहर निकल जाएं। तो जब हम अपनी लॉबी में गए, अब लॉबी में जाके हम सारे एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये क्या हुआ है, ये कैसे हो रहा है, मतलब ये किसके कहने पे ऐसे हो रहा है। क्योंकि स्पीकर साहब 2 दफ़ा तो गए थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस गए हैं, फिर वापस आए, फिर गए, फिर आए, और आके उन्होंने अपना इस्तीफा टेबल कर दिया। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि हमारे मर्द हजरात और कुछ लोग बड़ी स्पीड से बाहर चले गए।
ठीक है। और हम कुछ खवातीन पीछे रह गई। और उस दौरान में ये हुआ है कि हमारी जो लॉबी थी आइज़ वाली, वहाँ से नून लीग के जो वर्कर्स आए हुए थे, वो बाकायदा उन्होंने हमारे पे वहाँ पर लॉबी के अंदर हमला कर दिया और उन्होंने वहाँ पे गालियाँ देनी शुरू कर दी और नारेबाजी स्टार्ट कर दी। तो फिर हमें अंदर से वो गार्ड्स बुलाने पड़े और उन्होंने हमारे लिए कहा कि जी आपके लिए रास्ता खुलवाया, अब आप लोग जाएं। जब हम बाहर निकले तो आगे मीडिया खड़ा हुआ था, मैं थी, आलिया हमजा थी, एक दो और हमारे कोलीग्स, उन्होंने हमसे सवाल पूछने शुरू कर दिए। फिर उस दौरान में वो गुंडे आ गए, फिर उन्होंने बहुत बदतमीज़ी की। फिर लिटरली ये हुआ है कि हमें बड़ी मुश्किल से हम लिफ्ट्स के अंदर गए हैं और वो लिफ्ट्स के ऊपर भी काफ़ी देर तक हमारे हाथ मारते रहे और सीढ़ियों से नीचे उतर के आए हैं। ठीक है। मतलब बाहर गाड़ी तक जाते जाते उन्होंने अच्छी खासी बदतमीजी और हरासमेंट की है। अच्छा। जिस पे आलिया ने भी प्रोटेस्ट किया था, मैंने भी किया था। उस वक्त हमने बाहर मीडिया को भी बताया था कि ये देखें इस तरीके से इन्होंने, और वो मतलब बहुत बदतमीजी कर रहे थे, बहुत गाली गलौज। और अली मोहम्मद खान साहब खुद बैठे थे वहाँ? मेरा ख्याल है अली क्योंकि पार्लियामेंट्री अफेयर के मिनिस्टर हैं, तो हमें तो पता नहीं चला। हम तो सब जब सारे चले गए, हम पार्लियामेंट लॉजेस में, एक हमारी फ्रेंड है उसके घर चले गए थे सारी खवातीन ऑलमोस्ट, क्योंकि उस दिन रोज़ा भी था और वो पहला गालिबन रोज़ा था। नहीं, 9 तारीख को रीएनेक्टमेंट हुई है ना। अच्छा वो, हाँ यस यस, 3 तारीख को, फिर 9 तारीख को, फिर 3 तारीख, यस, तो 6वां या 7वां रोज़ा था उस दिन। ठीक है। तो हम वहाँ, उसने कहा कि जी खाना वाना किसी ने नहीं खाया हुआ, तो आप लोग सारे अब इधर आ जाएं, रात का काफ़ी लेट हो गया है। ठीक है। तो जब हमने टीवी, अब हम देखना नहीं चाह रहे थे और क्योंकि हम लोग शॉक में थे, हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। तो जब हमने टीवी लगा के देखा तो अली वहाँ बैठा हुआ था। तो 2-4 ने कहा कि यार हम वापस जाते हैं, अली भाई अकेले बैठे हुए, हमें भी जाके बैठना चाहिए, हम इनको मैदान खाली छोड़ के हम क्यों यहाँ पर आके बैठे। यानी कि ये रियलाइजेशन हुई थी कि हमने मैदान खाली छोड़ा है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने एक दूसरे को तसल्लियाँ देनी शुरू कर दी कि अभी तो बड़ी लंबी लड़ाई है और अभी तो यूँ है वो है, हिम्मत ये वो। तो फिर वो सारा जब प्रोसेस हो रहा था तो खैर उस वक्त तक तो सारे एक दूसरे को हिम्मतें देते रहे। जैसे ही अली ने अपनी स्पीच शुरू की, हमको 8-9 MNAs बैठी थी, हम सबसे पहले मैंने दाड़े मारनी शुरू की, उसके बाद बाकी ने भी। फिर हमारा एक दफ़ा ना जो तकलीफ थी ना, वो समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है बेसिकली। ठीक है। उस वक्त हमें ये दुख और तकलीफ के उसमें फिर हम वो मिक्स से एक फीलिंग्स थी, सब फिर रोई है वहाँ बैठी हुई, कोई चुप एक दूसरे को कराने वाला नहीं था, सारे ही रो रहे थे। ओहो, दैट वाज अ सैड मोमेंट। तकरीबन सुबह सहरी के टाइम फिर हम लोग अपने घरों को वापस गए हैं वहाँ से। अच्छा, कोई जाने को भी तैयार नहीं था। तकलीफ दे मोमेंट था। आखिरी टाइम है, सो एक वर्ड मैं चाहूंगी, मैं जो भी नाम लूंगी आपने उनके ऊपर एक वर्ड कहना है। मरियम औरंगजेब साहिबा। कॉन्फिडेंट लायर। ओके। अज़मा बुखारी साहिबा। पंजाबी में कहते हैं कपत्ती। हिना परवेज भट्ट। वो भी बहुत कॉन्फिडेंट लायर हैं। अच्छा, लायर मीन झूठ, झूठ बहुत कॉन्फिडेंस से बोलती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बल्कि उनके लिए मैं कुछ और वर्ड कहूँगी, चमची बहुत अच्छी हैं वो। अच्छा ओके। शाजिया मरी साहिबा। बहुत रूड है। अच्छा, रूड है। मैंने उनको असेंबली में भी देखा, शी इज़ वेरी रूड। अच्छा, श्री रहमान साहिबा। फुल ऑफ हरसेल्फ। श्री मिजारी। शी इज़ वेरी ब्रूटली, क्या कहते हैं, फ्रंट लाइनर है। अली अमीर गन्नापुर साहब। तारीफ, अपने लोगों की तारीफ, और अब जो जैसे है वैसे ही कह सकते हैं। ठीक है ठीक है। आमिर लियाकत हुसैन साहब। चलिए ये मुश्किल होगा। वेरी गुड एक्टर। चले ठीक है। रेहाम खान साहिबा। वो डिजर्व ही नहीं करती कि उसके बारे में कोई बात की जाए। कल भी कल भी ऐसा, नो वर्ड्स फॉर हर। अच्छा, नून लीग में या ऑपोजिशन पार्टी में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, किसी भी ऑपोजिशन पार्टी में कोई अच्छा दोस्त है आपका? नाज बलोच है, पहले हमारे साथ होती थी, डिफरेंसेस बहुत हैं। रुमीना खुर्शीद आलम है, उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है, बड़ी अच्छी फ्रेंड है वो। और मैंने YPF का इलेक्शन लड़ा था तो उन्होंने मेरी बड़ी सपोर्ट की थी। इवन ये सब ने, सारी नून लीग ने मुझे आके वोट दिया था। साथ साथ बददुआएं भी दे रहे थे कि हमें बहुत आप गालियाँ देती हैं, हमें बहुत सख्त बोलती हैं। लेकिन वो हमारा क्योंकि बाय पार्टीजन था इलेक्शन, तो पार्लियामेंट में होता है, हम स्टैंडिंग कमेटीज़ में जब बैठते हैं तो उस वक्त हमारी जो डिफरेंसेस होती हैं उनको साइड पे रखते हैं और फिर जो एजेंडा होता है उस पर डिस्कशन होती है। ठीक फिर है। ये है कि ट्रैवलिंग भी काफ़ी हम लोग साथ करते रहे, जो असेंबली से हमारे डेलीगेशंस वगैरह जाते रहे। रुमीना के साथ, नाज बलोच के साथ एक अच्छा है ताल्लुक़ है, और वो बहुत डिसेंट तरीके से आपस में। लेकिन हम टॉक शोज में बैठे तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं, वो एक अलग चीज है। पार्टी की अपनी जो हमारी पार्टी नैरेटिव्स है, जो हमारे नजरियात है सियासी, उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है। सो एनी मैसेज फॉर पब्लिक? ईद का दिन है, ईद पे क्या मैसेज देंगे? इमरान खान साहब का ये तो नहीं कहेंगे कि हम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, हर किसी के कान में ये कहना है।
देखें, आज़ादी की जंग तो जारी है और ग़ुलामों की खुशियाँ क्या ग़ुलामी में होती हैं। इस दफ़ा दिल बहुत उदास है। ईद में बहुत खुशी मनाती हूँ क्योंकि एक हमारा मजहबी फरीज़ा है, एक मजहबी त्यौहार है और मैं बच्चों को कोशिश करती हूँ कि इनको हेलोवीन और दूसरी चीज़ों से हटा के अपनी ईद और इन चीज़ों को उजागर किया जाए, इसमें अट्रैक्शन पैदा की जाए ताकि हमारे बच्चे ईदों का इंतज़ार करें। और ज़ाहिर है खुशियाँ बांटनी चाहिए। जो घरों में हम खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो हमारे साथ जो लोग हैं और जिनके घरों में नहीं है उनको ज़रूर याद करना चाहिए। लेकिन ईदें भी आज़ादी में ही अच्छी लगती हैं। दिल इस दफ़ा बहुत दुखी है और वो डिप्रेशन जो है वो पेरेंट्स में भी नज़र आ रहा है। मेरी वालदा ने भी बात की, मेरी मदर इन लॉ ने भी, हर बंदा जो है ना वो इस दफ़ा उदास है। मैं अभी अदील को जब आप ब्रेक पे थी तो यही बात कर रही थी कि पहली दफ़ा मेरी वालदा ने, बहुत दलेर खातून है और मेरी जो मदर इन लॉ भी, दोनों ने एक बात की कि हमें पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसे लग रहा है कि सोग है और खौफ महसूस हो रहा है। अच्छा। और दिल में अच्छा नहीं लग रहा। और जो ये सारे वाक़यात हुए कि आधी रात को अदालतें खुलना और इस तरह से जो पंजाब असेंबली में जो सब कुछ हुआ, इसके बाद जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बहुत अपसेट। इमरान खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है। सो नाज़रीन, आपने भी नहीं घबराना और जो आपकी मदर हैं उनके लिए भी मैसेज है, घबराना नहीं है। बहुत शुक्रिया कमल, आज वो कहती हैं कि अब लड़ना है, अब लड़ना है, सो घबराना नहीं है। सो बहुत शुक्रिया कमल, आज आपने ईद के सेकंड डे हमें टाइम दिया। दिल, आपका भी बहुत शुक्रिया, वक्त निकाल के आए। आपका भी बहुत शुक्रिया। ससुराल जाना था आपने, सो आपने आज हमें टाइम दिया है। आपकी ईदी रह जाएगी। सो ईदी आपने पूछी नहीं कि मिलती कितनी है। ये अदील ने वैसे नहीं, लेकिन खैर जितनी भी ईदी मिलेगी वो दिल से हम कल पूछेंगे। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल भी मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ऐसे ही मज़े से अपनी ईद सेलिब्रेट करें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।